नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सोचिए हमारे घरों में पंखे, मिक्सर, कूलर, वॉशिंग मशीन खेती के पंप। और फिर वो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की भारी मशीनें, इन सब में ऐसा क्या है जो इन्हें चलाता है? मतलब कोई एक कॉमन चीज, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एक ऐसी तकनीक जो लगभग हर जगह है, पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात करें इंडक्शन मोटर की। बिल्कुल। इंडक्शन मोटर। आज हम इसी इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली और ये इतनी ज्यादा क्यों इस्तेमाल होती है, इसके कारणों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये एक तरह से अदृश्य शक्ति कैसे काम करती है और क्यों ये हमारी आज की दुनिया के लिए इतनी जरूरी बन गई है। इसके लिए हम इलेक्ट्रो वाया पॉडकास्ट के एक अंश को देख रहे हैं जिसमें इसकी बेसिक बातें समझाई गई हैं, पर हम कोशिश करेंगे इसे और आसान और दिलचस्प बनाने की। हाँ, उसे आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्शन मोटर, देखिए इसके नाम में ही है ना, इसकी सबसे बड़ी खूबी छिपी है। इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण, बिना किसी सीधे तार के, बिना छुए असर पैदा करना। सही। यहाँ इसका मतलब है मोटर का जो घूमने वाला हिस्सा है, रोटर, उसमें करंट का अपने आप पैदा हो जाना। बिल्कुल सही कहा। और यही इसका सबसे, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी पहलू है। क्रांतिकारी कैसे? देखिए, जो पुरानी डीसी मोटर होती थी या कुछ और तरह की मोटरें, उनमें रोटर को यानी घूमने वाले हिस्से को बिजली देने के लिए तार या ब्रश की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। पर इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। हम बिजली की सप्लाई मतलब एसी करंट देते हैं मोटर के बाहरी स्थिर हिस्से को, जिसे स्टेटर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टेटर को सप्लाई देते हैं। अच्छा। तो स्टेटर में बिजली देने से फिर रोटर कैसे घूमने लगता है? ये इंडक्शन का जादू यहाँ कैसे काम करता है? हाँ, यही पर बात मजेदार हो जाती है। जब हम स्टेटर की वाइंडिंग्स को एसी सप्लाई देते हैं ना, तो स्टेटर के अंदर एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या आरएमएफ कहते हैं इसे। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र? ठीक है, मतलब कोई चुंबक घूमता है अंदर। नहीं, असल में कोई चुंबक नहीं घूमता, पर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। ऐसा मान लीजिए कि स्टेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो ये रोटर को कैसे घुमाता है? अब देखिए रोटर कैसा होता है। ज्यादातर मोटर्स में ये स्क्विरल केज टाइप का होता है, मतलब गिलहरी का पिंजरा देखा है? हाँ, देखा है। वैसा ही इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की मोटी मोटी छड़ें, बार्स होती हैं, जो दोनों तरफ मेटल के रिंग्स से जुड़ी होती हैं, एक बंद पिंजरे जैसा। अच्छा। तो जब स्टेटर का वो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इन रोटर की छड़ों को यानी बार्स को काटता है, तो फैराडे का नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके हिसाब से इन बार्स में वोल्टेज पैदा होता है। ओके, वोल्टेज इंड्यूस हो गया। हाँ, और क्योंकि रोटर का सर्किट पूरा बंद है, रिंग से जुड़ा हुआ, तो इस वोल्टेज से रोटर बार्स में करंट बहने लगता है। अरे वाह, मतलब स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर में करंट पैदा कर दिया बिना उसे छुए। एग्जैक्टली, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। यही है इंडक्शन। कमाल है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब लेंस का नियम आता है। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि रोटर में जो एक करंट पैदा हुआ है, वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि वो स्टेटर के घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा जिसने उसे पैदा किया है। विरोध करेगा मतलब वो स्टेटर फील्ड के घूमने की वजह को कम करने की कोशिश करेगा। और इसी आपसी खींचतान, इसी इंटरैक्शन के कारण रोटर पर एक टॉर्क लगता है, एक घुमाव बल। अच्छा। और इसी टॉर्क की वजह से रोटर भी स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही घूमने लगता है। वो एक तरह से उस घूमते हुए फील्ड का पीछा करने लगता है। मतलब वो कभी उसे पकड़ नहीं पाता। बिल्कुल सही। वो कभी भी स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उस पर नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? सोचिए, अगर रोटर ठीक सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे तो स्टेटर का फील्ड और रोटर बार्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन, कोई कटाई होगी ही नहीं। हाँ, दोनों साथ साथ घूमेंगे तो कटाई नहीं होगी। और जब फील्ड कटेगा नहीं तो इंडक्शन नहीं होगा, वोल्टेज नहीं बनेगा, करंट नहीं बहेगा और टॉर्क भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसीलिए रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पीछे, थोड़ी कम स्पीड पर घूमता है। अच्छा। इसी स्पीड के अंतर को स्लिप कहते हैं, और यही स्लिप जरूरी है इंडक्शन मोटर के चलने के लिए। ये तो वाकई बड़ा अनोखा तरीका है मोटर चलाने का, बिना किसी तार के, बिना ब्रश के। आपने शुरू में ब्रश का जिक्र किया था। हाँ, किया था। तो इसका मतलब इंडक्शन मोटर में वो घिसने वाले कार्बन ब्रश नहीं होते? हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है।
खासकर जो सबसे कॉमन टाइप है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उसमें जो डीसी मोटर्स होती हैं या यूनिवर्सल मोटर्स जैसे पुराने वाले मिक्सर ग्राइंडर में होती थी, हाँ, उनमें रोटर तक करंट पहुंचाने के लिए कार्बन के ब्रश होते हैं जो घूमते हुए कम्यूटेटर नाम के हिस्से पर लगातार रगड़ खाते रहते हैं। अच्छा, और उससे दिक्कत क्या होती है? कई दिक्कतें हैं। पहली बात, वो ब्रश घिसते हैं, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं तो बदलने पड़ते हैं, मतलब रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, घिसने से कार्बन का पाउडर जमता है मोटर के अंदर, वो शॉर्ट सर्किट वगैरह भी कर सकता है। ओह, तीसरी और शायद सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज वो है स्पार्किंग। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच चिंगारियां निकलती हैं। हाँ, देखा है मैंने, पुराने मिक्सर में निकलती थी, आवाज भी आती है। हाँ, आवाज भी होती है और उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस भी होता है, मतलब टीवी वगैरह में खरखराहट आ सकती है। और वो स्पार्किंग से ओजोन गैस भी बनती है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं। अरे बाप रे। और अगर कहीं ऐसी जगह मोटर चलानी हो जहां कोई जलने वाली गैस या धूल हो तो स्पार्किंग तो बहुत खतरनाक हो सकती है, आग लग सकती है। तो मतलब इंडक्शन मोटर में ब्रश न होने से ये सारी समस्याएं खत्म? बिल्कुल खत्म। ना स्पार्किंग, ना कार्बन का पाउडर, ना ब्रश घिसने और बदलने का झंझट। वाह। इसी वजह से इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा भरोसेमंद, मतलब रिलायबल होती है और इसे मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। अच्छा, तभी। इंडस्ट्रीज में तो ये मोटरें सालों साल चलती रहती हैं बिना किसी खास देखभाल के। बस कभी कभार बेरिंग वगैरह में ग्रीस देना पड़ता है, वो तो खैर किसी भी घूमने वाली मशीन में करना पड़ता है। तभी हमारे घरों के पंखे भी इतनी आसानी से और बिल्कुल चुपचाप चलते रहते हैं सालों साल। हाँ बिल्कुल। उनमें भी यही इंडक्शन मोटर होती है? जी हाँ, ज्यादातर घरेलू पंखों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल होती है। सिंगल फेज? अच्छा। उनका शांत चलना, लंबी उम्र और कम देखभाल, ये सब इसी ब्रशलेस डिजाइन का नतीजा है। और अगर आप बड़े स्केल पर सोचें तो इसी भरोसेमंदी और कम मेंटेनेंस की वजह से इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री की जान बन गई। इंडस्ट्री की जान? हाँ, आप कह सकते हैं कि जो दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, जब बिजली का इस्तेमाल फैला, उसमें इंडक्शन मोटर का योगदान शायद उतना ही बड़ा था जितना पहली क्रांति में स्टीम इंजन का। ओह। इसके बिना आज जो हम ऑटोमेशन देखते हैं, फैक्ट्रियों में इतना उत्पादन देखते हैं, वो शायद संभव ही नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, आपने सिंगल फेज और 3 फेज कहा, इनमें क्या फर्क है और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं? हाँ, ये दो मुख्य प्रकार हैं। फर्क है इनको दी जाने वाली बिजली की सप्लाई का और इनकी ताकत का, मतलब पावर कैपेसिटी का। ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये हमारे घरों में जो नॉर्मल बिजली आती है ना, सिंगल फेज एसी, उस पर चलती हैं। हाँ। ये कम पावर के लिए होती हैं, आमतौर पर कुछ किलोवाट तक। जैसा हमने कहा, पंखे, कूलर, फ्रिज का कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन पुरानी वाली, छोटे पानी के पंप, ब्लोअर, जूसर, कुछ मिक्सर ग्राइंडर, इन सब में यही लगती हैं। अच्छा। इनकी एक खास बात यह है कि ये अपने आप स्टार्ट नहीं होती, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अच्छा, तो फिर स्टार्ट कैसे होती हैं? इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम करना पड़ता है, जैसे कैपेसिटर लगाकर या शेडेड पोल डिजाइन से। आपने पंखे के ऊपर वो गोल सा डब्बा देखा है, कैपेसिटर? हाँ, देखा है। कंडेंसर भी कहते हैं शायद? हाँ, कंडेंसर या कैपेसिटर, वो इसी शुरुआती धक्के के लिए होता है। ओके, और 3 फेज? 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये चलती हैं 3 फेज एसी सप्लाई पर, जो आमतौर पर इंडस्ट्रीज में या बड़ी बिल्डिंग्स में होती है। ये बहुत ज्यादा पावर की हो सकती हैं, सैकड़ों हजारों किलोवाट तक। बाप रे, बहुत ज्यादा। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। इन्हें स्टार्ट करने के लिए किसी कैपेसिटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये अपने आप चालू हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि 3 फेज सप्लाई खुद ही एक ऐसा घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है RMF? जो बहुत संतुलित और ताकतवर होता है। हाँ। इससे मोटर को शुरू में ही अच्छा टॉर्क मिल जाता है और ये ज्यादा लोड उठा सकती हैं। इसलिए फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनें, कन्वेयर बेल्ट्स, बड़े पंप, कंप्रेसर, लिफ्ट, क्रेन, आटा चक्की, लेथ मशीन, आप नाम लीजिए, लगभग हर भारी काम के लिए इंडस्ट्री में 3 फेज इंडक्शन मोटर ही राजा है। समझ गई। तो सिंगल फेज भैरों के लिए हल्के काम, 3 फेज इंडस्ट्री के लिए भारी काम। बिल्कुल, और 3 फेज की पावर डिलीवरी भी ज्यादा स्मूथ होती है सिंगल फेज के मुकाबले। ठीक है। तो अगर हमें किसी को बताना हो कि भाई ये इंडक्शन मोटर इतनी पॉपुलर क्यों है, तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या गिनवाएंगे शॉर्ट में? हाँ, देखिए, इसके कई मजबूत कारण हैं। पहला, सरल और मजबूत बनावट, खासकर वो स्क्विरल केज वाली मोटर। रोटर में न तार, न कनेक्शन, बस मेटल की छड़ें, कोई ब्रश नहीं, कम्यूटेटर नहीं, स्लिप रिंग नहीं, तो ये बहुत रग्ड होती है, मुश्किल माहौल झेल लेती है। मजबूत। दूसरा, कम कीमत, बनाने में आसान है तो सस्ती पड़ती हैं। बराबर पावर की दूसरी मोटरों से अक्सर ये सस्ती ही होती हैं। ये तो बड़ा फायदा है। तीसरा, उच्च विश्वसनीयता और कम रखरखाव, इस पर तो हमने बात की ही। ब्रश नहीं है तो चलती रहती हैं सालों साल, मेंटेनेंस बहुत कम,
इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। चौथा, ठीक ठाक एफिशिएंसी, मतलब बिजली को मैकेनिकल पावर में बदलने की क्षमता। बड़ी 3 फेज मोटरें काफी एफिशिएंट होती हैं। ओके। पांचवा, सेल्फ स्टार्टिंग 3 फेज वाली, इन्हें चलाना आसान है। और छठा, ये थोड़ी ओवरलोडिंग झेल सकती हैं, मतलब अपनी तय ताकत से थोड़ा ज्यादा लोड भी कुछ देर के लिए उठा लेती हैं। ये भी इंडस्ट्री में काम आता है। ये तो वाकई काफी इम्प्रेसिव लिस्ट है फायदों की, पर क्या इसकी कोई कमी या लिमिटेशन भी है? ऐसा तो नहीं कि हर काम के लिए बेस्ट हो? बिल्कुल सही सवाल। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, इसकी भी कुछ कमियां हैं। जैसे? पहली और शायद सबसे बड़ी कमी है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल? हाँ। मतलब इसकी स्पीड बदलना मुश्किल है? हाँ, नॉर्मल इंडक्शन मोटर की स्पीड बदलना मुश्किल और महंगा होता है। इसकी स्पीड निर्भर करती है कि बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज, और मोटर के अंदर पोल्स कितने हैं। इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। अच्छा। आजकल VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाकर स्पीड कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा खर्चा और कॉम्प्लेक्सिटी है। DC मोटर की स्पीड कंट्रोल बहुत आसान होती है। ये एक पॉइंट है। और दूसरा है स्टार्टिंग टॉर्क। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, 3 फेज का बेहतर होता है, पर कुछ खास काम होते हैं, जैसे क्रेन या ट्रेन को खींचना, जहां शुरू में ही बहुत जोर लगाना पड़ता है। हाँ। वहां शायद DC सीरीज मोटर या एक दूसरी तरह की इंडक्शन मोटर, जिसे स्लिप रिंग कहते हैं, वो बेहतर काम करती हैं। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क। और कुछ? तीसरा है पावर फैक्टर। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, मतलब ये बिजली के सिस्टम से रिएक्टिव पावर खींचती है, खासकर जब इस पर लोड कम हो। इसका क्या मतलब हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर? आसान भाषा में समझें तो ये बिजली का उतना एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं करती। इससे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है। बिजली कंपनियों को फिर पावर फैक्टर सुधारने के लिए अलग से कैपेसिटर बैंक वगैरह लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी एक मसला है। हाँ, और चौथा, वो स्लिप जिसकी हमने बात की थी, ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम पर चलती है। तो अगर कोई ऐसा काम है जहां एकदम फिक्स, बिल्कुल स्थिर स्पीड चाहिए, जैसे शायद कुछ कपड़ा बनाने की मशीनें या कोई टाइमिंग डिवाइस, वहां सिंक्रोनस मोटर बेहतर रहती है। अच्छा, तो स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग टॉर्क, पावर फैक्टर और स्लिप, ये इसकी मुख्य चुनौतियां हुई। आपने सिंक्रोनस मोटर का नाम लिया, ये क्या चीज है? ये इंडक्शन से कैसे अलग है? सिंक्रोनस मोटर भी AC पर ही चलती है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है। कैसे? इसके रोटर में या तो परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, या फिर रोटर को अलग से DC सप्लाई देकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि रोटर स्टेटर के घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम लॉक हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है, उसमें कोई स्लिप नहीं होती। ओह, बिल्कुल फिक्स स्पीड पर। हाँ, बिल्कुल फिक्स। लोड कम हो या ज्यादा, स्पीड वही रहेगी। तो इसका फायदा क्या है? पहला फायदा तो यही है, एकदम स्थिर स्पीड। जहां सटीक स्पीड चाहिए वहां ये बेस्ट है। ठीक है। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसका पावर फैक्टर कंट्रोल किया जा सकता है। इसे लीडिंग पावर फैक्टर पर भी चला सकते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ये पावर फैक्टर सुधार सकती है। हाँ, ये सिस्टम को रिएक्टिव पावर दे सकती है, जिससे ओवरऑल पावर फैक्टर सुधर जाता है। बड़ी इंडस्ट्रीज में कभी-कभी तो बड़ी-बड़ी सिंक्रोनस मोटरें सिर्फ पावर फैक्टर सुधारने के लिए ही चलाई जाती है, उनसे कोई मैकेनिकल काम नहीं लिया जाता। अरे वाह, ये तो अनोखी बात है। हाँ, लेकिन सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, महंगी होती है और उतनी मजबूत भी नहीं होती। उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। समझ गए। तो मतलब ज्यादातर कामों के लिए इंडक्शन मोटर अपनी सादगी, मजबूती और कीमत की वजह से बेस्ट है, लेकिन जहां बिल्कुल फिक्स स्पीड चाहिए या पावर फैक्टर सुधारना है, वहां सिंक्रोनस मोटर काम आती है। बिल्कुल सही, यही निचोड़ है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? हाँ, अगर हम बिल्कुल संक्षेप में कहें तो पहली बात, इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है स्टेटर के घूमते मैग्नेटिक फील्ड से रोटर में करंट पैदा करना, बिना किसी तार के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी, इसका ब्रशलेस डिजाइन इसे बहुत भरोसेमंद, कम मेंटेनेंस वाला और शांत बनाता है। सही। तीसरी, ये 2 टाइप में आती है, सिंगल फेज घरों और हल्के कामों के लिए, 3 फेज इंडस्ट्री और भारी कामों के लिए, और अपनी मजबूती और कम कीमत की वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटर है। और चौथी बात, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे स्पीड कंट्रोल और पावर फैक्टर, जिनकी वजह से कुछ खास कामों के लिए दूसरी मोटरें बेहतर हो सकती हैं। बहुत बढ़िया,
ये तो इंडक्शन मोटर की दुनिया की एक काफ़ी डिटेल्ड और रोचक तस्वीर मिली हमें। इसने ना सिर्फ ये समझाया कि हमारे आसपास की इतनी सारी मशीनें चलती कैसे हैं, बल्कि उस इंजीनियरिंग की सादगी और असर को भी दिखाया जो अक्सर हमें दिखती नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इस तकनीक के पीछे निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों का जो योगदान है, उसे भी याद रखना चाहिए। पॉलीफेज एसी सिस्टम और इंडक्शन मोटर, ये उन्हीं की देन है। सही कहा। उनकी दूरदर्शिता ने ही बिजली के इतने असरदार इस्तेमाल को मुमकिन बनाया। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक बात मेरे मन में आ रही है हम्म कि कैसे एक अदृश्य घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हम्म। बिना किसी तार के जुड़े इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को चला सकता है और हमारे आज के जीवन को इतना आसान बना सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये प्रकृति के नियमों की ताकत और इंसान की सरलता का एक अद्भुत मेल है ना? बिल्कुल। शायद अगली बार जब हम किसी पंखे को घूमते देखें या फैक्ट्री में किसी मशीन को चलते हुए सुने, तो हम उसके अंदर काम कर रही इस अदृश्य शक्ति और उसके पीछे की इंजीनियरिंग की थोड़ी और कद्र करें। हाँ, करनी चाहिए। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें या सरल सिद्धांत हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं और जिन्हें हम शायद अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।